Good morning. Today is 27th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के ऊपर में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि पोक्सो जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड्स, उसमें जो मेंटली रिटार्डेड अडल्ट्स हैं उनको चाइल्ड के तौर पे नहीं माना जाएगा। तो डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ये पोलैंड के ऊपर में है। पोलैंड के अंदर में क्या कुछ चल रहा है, कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को दबाया जा रहा है, वहां पे थोड़ी सी चर्चा हम इस आर्टिकल पे करेंगे। बीच का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, क्या प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो आर्टिकल एक डिफरेंट नैरेटिव्स हमारे सामने प्रेजेंट करता है, कैसे आज जो सबसे बड़ा दुश्मन राइट टू प्राइवेसी को जो वायलेट करता है वो टेक्नोलॉजी करता है। तो डिस्कस करेंगे डिटेल से इस इशू को। नीचे का आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है। चेन्नई के अंदर में इन्नौर जो क्रीक है उसकी जमीन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डाइवर्ट कर रही है, तो इसी के खिलाफ में विरोध प्रकट कर रहे हैं राइटर। यहां पे क्या नुकसान होगा इस चीज का, इस डिसीजन का। यहां पे साइड में जो आर्टिकल है, आज 30 साल हो गए। 30 साल पहले जुलाई 1987 के अंदर में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के उस समय के प्रेसिडेंट जो थे जयवर्धने, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट को एनालाइज किया जा रहा है, दो तरह के व्यूज प्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो इस इशू को भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स इसके भी डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है क्या। जब बच्चों के खिलाफ में कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर सेक्सुअल अब्यूजमेंट होती है तो उन केसेस में जो पनिशमेंट होगी काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी। जब ट्रायल चलेगा तो जो ट्रायल चलेगा वो काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी। अगर पुलिस को किसी भी तरह की पूछताछ करनी है बच्चों से जिनके खिलाफ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुई है, तो पुलिस वो पूछताछ करेगी सिर्फ सादे वर्दों में, ताकि बच्चे डर ना जाएं। इसके अलावा एक प्रॉपर ट्रांसलेटर या फिर वो कोई अभिभावक जो बच्चों के कम्युनिकेशन को समझता हो वो भी मौजूद रहेगा पुलिस की पूछताछ में। और जो सारा का सारा जो दारोमदार होगा वो एक्यूज्ड यानी दोषी के ऊपर में होगा, ये साबित करना कि मैं निर्दोष हूं। तो उसके बाद में ये तो हमने थोड़ा बेसिक्स डिस्कस कर लिया पोक्सो एक्ट के बारे में। अब जानते हैं केस आखिरकार है क्या। देखिए, एक 38 साल की महिला मेंटली रिटार्डेड, इनका रेप हुआ था और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो इनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि चूंकि जो ये महिला थी 38 साल की, ये मेंटली रिटार्डेड थी, इनका जो दिमाग था वो बच्चों की तरह था, 6 साल के बच्चे की तरह था। तो ये जो पूरा मामला है वो पोक्सो एक्ट के अंदर में इनका ट्रायल चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये पोक्सो एक्ट का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रिस्ट्रेंट रखा और बात छोड़ दी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के ऊपर में। वैसे काफी सिमिलरिटीज होती हैं बच्चों में और मेंटली रिटार्डेड जो अडल्ट होते हैं उनमें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है यानी विरोध करने की जो क्षमता है वो दोनों में कम होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिबरल अप्रोच इस पे अपनाता तो काफ़ी बेनिफिशियरीज यानी वो मेंटली रिटार्डेड अडल्ट जो जिनका जो दिमाग है वो बच्चों की तरह होता है, तो वो भी इस केस का लाभ, इस एक्ट का लाभ उठा सकते थे। लेकिन अभी दारोमदार जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ एक और बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ज़्यादा ही सब्जेक्टिविटी है, ये सब भी देखना होगा कि जो मेंटली रिटार्डेड अडल्ट हैं जिनका खिलाफ में अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अब्यूजमेंट हुआ है, जो मांग कर रहे हैं कि उनका केस पोक्सो एक्ट के अंदर में चलना चाहिए, तो ये भी देखना होगा कि उनकी मेंटल कॉम्पिटेंस आज आखिरकार है कितनी। कुछ अडल्ट ऐसे हो सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत मेंटली रिटार्डेड हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं बॉर्डरलाइन केस हो। तो ये सब जो बारीकी से जो मैटर है उसका डिसाइड एक कानून के तहत ही हो सकता है। पार्लियामेंट जब कानून बनाएगा फिर उसी के अकॉर्डिंग पोक्सो एक्ट में उनका मामला चल सकता है। फिर वे फॉरवर्ड में यही बात कही जाती है फिर से। ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेंट रखा, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, अच्छी बात है। लेकिन अब पार्लियामेंट को यानी लेजिस्लेचर को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर में कोई कानून बनाए, ताकि जो चाइल्ड फ्रेंडली जो मैनर में ट्रायल चलता है जब चिल्ड्रन के खिलाफ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले आते हैं सामने, तो उसी फ्रेंडली मैनर में जो मेंटली रिटार्डेड अडल्ट हैं उनके मामले में उनको भी न्याय मिल सके और फ्रेंडली मैनर में उनका ट्रायल चल सके। तो इसके ऊपर में जल्द से जल्द पार्लियामेंट को कोई कानून बनाना चाहिए। अगला आर्टिकल पोलैंड से रिलेटेड है। ये यूरोप का मैप है आपके सामने। आप बताइए पोलैंड कहाँ पे है इस मैप में। यहाँ पे देखिए, ये है पोलैंड, साथ में जर्मनी है, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे कंट्रीज हैं। क्या चल रहा है पोलैंड में अब।
आर्टिकल कहता है कि पोलैंड की जो अभी की सरकार है वो राइट विंग सरकार है। राइट विंग सरकार जब होती है तो वो मेजोरिटेरियन पे ज़्यादा ध्यान देती है, नेशनलिज्म पे ध्यान देती है, कल्चर पे ध्यान देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो अगर यूरोप में अभी कोई कंट्री में राइट विंग की सरकार है तो मिडिल ईस्ट से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनके खिलाफ में काफ़ी प्रोटेस्ट होगा, एंटी माइग्रेंट्स की पॉलिसीज अपनाई जाएंगी। तो अभी आर्टिकल कहता है पोलैंड की जो अभी राइट विंग सरकार है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को दबाने का काम कर रही है और जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है उसको बिल्कुल खत्म कर रही है। हाल फिलहाल में 2 डिसीजंस लिए गए पोलैंड की सरकार के द्वारा। पहले डिसीजन में उन्होंने कहा कि जो भी जजेस यानी प्रेसिडेंट को जो भी जजेस अच्छे नहीं लग रहे हैं उनको वो हटा देंगे, ऐसी पावर उनके पास में होगी। दूसरे अपने डिसीजन में इन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी जुडिशरी के अंदर में, उसके ऊपर में भी पार्लियामेंट का पूरा हक होगा। पार्लियामेंट अपने हिसाब से जजेस को अपॉइंट कर सकती हैं। हालांकि ये जो फैसले लिए गए ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए गए, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट भी हैं और वहां का सिस्टम ऐसे है कि अगर प्रेसिडेंट कोई वीटो कर दे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं तो वो डिसीजन नहीं माने जाएंगे। तो इन दोनों डिसीजंस को हालांकि प्रेसिडेंट ने वीटो कर दिया, समझ गए, वीटो कर दिया गया है, लेकिन एक डिसीजन फिर भी अभी काफी कंट्रोवर्शियल है। जस्टिस जो मिनिस्टर है यानी कानून मंत्री जो है वहां पे वो चाहे तो जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके हेड्स को हटा सकते हैं। इस तरह का डिसीजन पास हो गया है। इससे पहले भी कुछ डिसीजन लिए गए थे इस सरकार के द्वारा जिसकी वजह से जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो खतरे में पड़ गई है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो पावर्स हैं यानी राइट विंग की जो गवर्नमेंट है पोलैंड में वो काफी सारी पावर्स जो है वो सेंट्रलाइज करती जा रही है, अपने पास रखती जा रही है। तो पहले एक ट्रिब्यूनल थी पोलैंड के अंदर में, एक ट्रिब्यूनल थी। अगर प्राइम मिनिस्टर की पावर से रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सी है, कोई भी डिस्प्यूट है तो वो ट्रिब्यूनल इस तरह के मामले को सुलझाती थी, उस तरह के कोई डिस्प्यूट को रिजोल्व करती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उस ट्रिब्यूनल को खत्म ही कर दिया। इससे पहले कि वो प्राइम मिनिस्टर की किसी ऐसी कोई डिसीजन को इनवैलिडेट करार दें, उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने उस ट्रिब्यूनल को जो पावर पे फैसला लेती थी उस ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया। वैसे सरकार का कहना क्या है, क्यों वो इस तरह के डिसीजन ले रही है? सरकार का कहना है कि जो जुडिशरी है वो यूएसएसआर के समय के एलिमेंट्स जो है वो आज भी मौजूद हैं। क्योंकि देखिए पोलैंड जो था वो शुरू में जब यूएसएसआर और यूएसए का कोल्ड वार चल रहा था तो यहाँ पे भी पोलैंड में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो यही अभी यहाँ की सरकार का कहना है कि जो कम्युनिस्ट एलिमेंट्स हैं वो जुडिशरी के अंदर में आज भी मौजूद हैं, इसलिए उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें इस तरह के डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। तो बाद में आर्टिकल कहता है कि काफ़ी प्रोस्पर्स और इकोनॉमी ने काफ़ी तरक्की करी है पोलैंड में। जब से वो कोल्ड वार हुआ था और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सीधी वो चली गई थी और सिविल सोसाइटी भी काफ़ी मौजूद है सरकार के इस तरह के फैसलों का विरोध करने में। जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं कि सरकार ने पहले एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था। क्या था वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन? सरकार ने जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज पे रोक लगा दी थी। इवन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में भी जो वुमन थी वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकती थी अगर किसी का रेप हुआ है तो भी। तो सिविल सोसाइटी ने इस बात का पूरा विरोध किया। बाद में सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा था। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, यूरोपियन कमीशन भी इस तरह के डिसीजंस के काफ़ी विरोध में है और बात कर रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएंगी पोलैंड के खिलाफ में। अगर पोलैंड इस प्रकार से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को दबाता है तो किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है पोलैंड के खिलाफ में? उनको वोटिंग राइट से वंचित रखा जा सकता है यूरोपियन यूनियन के अंदर में। हालांकि आर्टिकल कहता है कि कोई फायदा इससे होने वाला नहीं है। डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो एक अच्छा सॉल्यूशन है जो कि अपनाया जा सकता है अगर पोलैंड को फोर्स करना है, प्रेशराइज करना है कि वो इस तरह के डिसीजन ना ले तो। एग्जाम्पल भी दिया जाता है हंगरी का। हंगरी भी जब इस तरह के काम कर रहा था तो उसके खिलाफ में भी हंगरी को वोटिंग राइट से वंचित रख दिया गया, लेकिन कोई भी फायदा उससे नहीं हुआ और हंगरी ने अपने इस तरह के डिसीजंस को जारी रखा। तो फिर लास्ट में यही बात कही जाती है कि आप डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाइए, यूरोपियन कमीशन को कहा जाता है। और इसके अलावा जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है वो काफ़ी इफेक्टिव है, वो अपने आप से गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर देगी आफ्टर ए टाइम जो पोलैंड की सरकार को इस तरह के डिसीजंस वापस लेने पड़ेंगे। तो अब इस चीज़ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता। वैसे ऐसे किसी कंट्री के अंदर में क्या कुछ चल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। और वैसे भी पोलैंड कोई इतना खास कंट्री नहीं है। लेकिन क्यों डिस्कस किया हमने इसलिए डिस्कस किया कि काफ़ी चीज़ों में ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो यूज हो जाते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो इंस्टीट्यूशंस डिक्लाइन कर रहे हैं या फिर सरकार दबा रही है इंस्टीट्यूशंस को। जैसे कल ही हमने एक आर्टिकल पूरा डिस्कस किया था, मिस्टर देवेश कपूर के साथ में इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था। फिर हम एग्जाम्पल कई बार हमें मिल जाते हैं, हम लिख सकते हैं कि ऐसा सिर्फ डेवलपिंग कंट्री में नहीं हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री में भी देखने को मिल रहा है। टर्की में भी यही हुआ, अर्धगन पावर जो है वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो काफ़ी काम आ जाती है, इधर उधर के लिए फोल्डर मटेरियल हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अगला आर्टिकल प्राइवेसी से रिलेटेड है।
सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है, 9 जजेस की बेंच गठित की गई है ये डिसाइड करने के लिए कि राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है कि राइट टू प्राइवेसी है जो बाकी फंडामेंटल राइट से काफी अलग है और काफी कुछ चेंज हो चुका है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी ने इस पूरे प्रारूप को राइट टू प्राइवेसी है उसको चेंज करके रख दिया है। प्राइवेसी है क्या? प्राइवेसी का सिंपल मतलब यही है कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि इससे हमको थ्रेट पैदा हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम नहीं चाहते कि अगर हम जॉब कर रहे हैं कि कंपनी हमारी सैलरी को पब्लिक डोमेन में पेश करे, प्रेजेंट करे, क्योंकि हम दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि किसी तरह की रोबरी हो सकती है, कोई भी खतरा हमें हो सकता है। हम नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटीज जो हैं हमारे मार्क्स जो हैं पब्लिक डोमेन में रिलीज करें, इससे हमारी डिग्निटी, अगर कम मार्क्स आते हैं तो डिग्निटी खतरे में पड़ सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो प्राइवेसी के अंदर में आती हैं। लेकिन अभी जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो गवर्नमेंट के ऊपर में है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेसी को वायलेट करना चाहती है। पूरे का पूरी जो प्राइवेसी की डिबेट है उसको आधार कार्ड से जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। असली जो खतरा है आज प्राइवेसी को वो है प्राइवेट एलिमेंट से, यानी प्राइवेट कंपनी से, टेक्नोलॉजी से। एग्जाम्पल के साथ बाद में बताते भी हैं कैसे प्राइवेट कंपनीज और टेक्नोलॉजी से खतरा है। आज देखिए आपको वेबसाइट पे बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो फ्री में मिलेगी, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई बुक चाहिए, आप पीडीएफ सर्च मारिए, आपको फ्री में मिल जाएगी। लेकिन आपने ये बात नोटिस किया होगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगती हैं। इवन अगर आपसे इंफॉर्मेशन ना भी मांगे तो आपके आईपी एड्रेसेस, वो सारी चीजें सेव हो जाती हैं वेब में कि आपने ये बुक डाउनलोड करी थी। बाद में रिकमेंडेशंस में एडवर्टाइजमेंट जो होती है वही एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आने लगती है। आप करके देखिए, आज कोई भी सर्च आप मारिए, अमेजोन पे कोई बुक सर्च मारिए, बाद में आपके वेब पेज पे जो साइड में जो एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी वो उसी बुक से रिलेटेड बार बार आएंगी जब तक आप उस बुक को परचेज नहीं कर लेते। समझ गए? तो इस प्रकार से जो असली खतरा है वो टेक्नोलॉजी से है। फिर उसके बाद आर्टिकल कहता है कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। थोड़े से फायदे के लिए, फ्री चीज डाउनलोड करने के लिए हम अपनी प्राइवेसी को बेच देते हैं। कोई भी बुक डाउनलोड करनी हो, टिकट के बारे में देखना हो, तो बाद में इवन कई बार तो मेल्स भी आने लगते हैं हमारे जीमेल अकाउंट में उसके रिगार्डिंग में। तो कहने का मतलब है कि दारोमदार हमारे ऊपर भी है कि हम अपनी प्राइवेसी को बचा के रखें और किसी प्रकार के फ्री के चक्कर में ना पड़ें। तो अब ये बात साफ हो गई कि जो ज्यादा प्राइवेसी से खतरा है वो गवर्नमेंट से ना होकर प्राइवेट कंपनीज से है। एग्जांपल्स और भी बहुत ज्यादा हैं। बिग डेटा देख लीजिए, हमने 3-4 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था उबर का, जो आर्टिकल था कि कस्टमर्स के बिहेवियर का। मान लीजिए किसी को कोई डेटा है जो उबेर में कोई कस्टमर है वो बार बार 2 रूट पे बार ट्रेवल कर रहा है, अगर ये डेटा मान लीजिए रिलीज हो जाए पब्लिक में तो उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो काफी कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन बार बार कहां जाता है। इवन टेलीकॉम की कंपनी का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आज सारी की सारी जो कॉल डिटेल्स हैं वो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास में होती हैं। सोच के देखिए अगर वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो कोई निकलवा ले तो कितनी ज्यादा प्राइवेसी हर्ट हो जाएगी। तो बाद में आर्टिकल में एक आ जाता है कि लेकिन दिक्कत यह है कि जो प्राइवेट कंपनीज और जब गवर्नमेंट जो है मिलकर अगर काम करती है तो असली जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनकी प्राइवेसी हर्ट हो जाती है। और आज बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके अपने अपने बिजनेस भी चल रहे हैं। तो यहां पे सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट इस बात पे फैसला कर रही है कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे पहले सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आज राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आज सभी लोगों के पास में टेक्नोलॉजी है? नहीं है। डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। सभी लोग अगर टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए राइट टू प्राइवेसी का फायदा ही क्या है? उनको तो पहले गरीबी उनकी दूर करनी पड़ेगी। उसके अलावा वो चीज है कि अगर मान लीजिए मान भी लिया ये बात कि टेक्नोलॉजी जो है वो राइट टू प्राइवेसी को हर्ट करती है, तो क्या आप टेक्नोलॉजी को रिमूव कर दोगे? नहीं करोगे। टेक्नोलॉजी तो आज के समय में हमारी लाइफ का एक डेली पार्ट है, एक अंग है। अगर टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन से हटा दोगे तो हमारी जो लाइफ्स हैं वो पुराने समय में चली जाएंगी और जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है इस पे? पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है। शुरू में कंटेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एलिगेशंस दैट मैंडेटरी आधार कार्ड वुड वायलेट द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, टुडे टेक्नोलॉजी पोजेस द बिगेस्ट थ्रेट टू प्राइवेसी, डिस्कस विद एग्जांपल्स। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए आप दे सकते हो आंसर्स के अंदर में। अगला आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1987 में हुए एग्रीमेंट के बारे में है। पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम कवर करते हैं, क्या हुआ था इस एग्रीमेंट में। उससे पहले हमें 1987 से पहले थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। 1987 से पहले काफी समय से एक मांग चल रही थी। तमिल जो माइनॉरिटीज हैं श्रीलंका के अंदर में, उन्होंने ये एक मूवमेंट चलाई थी कि अलग से देश बनना चाहिए श्रीलंका के अंदर में तमिल लोगों के लिए।
और सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो गई थी श्रीलंका के अंदर में। चूंकि तमिल्स हमारे देश में भी रहते हैं तो काफ़ी रिफ्यूजीज आने लगे थे श्रीलंका से तमिलनाडु के अंदर में। इंडिया की गवर्नमेंट भी काफ़ी परेशान थी, तो सरकार भी शांति बहाल करना चाहती थी श्रीलंका के अंदर में। तो इन सर्कमस्टांसिस में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या था इस एग्रीमेंट में? 1987 के एग्रीमेंट में 1987 के एग्रीमेंट में ये चीज थी कि श्रीलंका तमिल प्रोविंसेस को, यानी वो राज्य जहां पे तमिल रहते हैं, उन राज्यों को ऑटोनॉमी देगा, राइट्स देगा, ताकि अपने हिसाब से वो अपने आप को गवर्न कर सकें और अलग से देश की जरूरत ना पड़े। और इसके बदले में राजीव गांधी ने कहा था कि हम कन्विंस कराएंगे तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कि वो हथियार गिरा दें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो जाएं, और ये इंडिया की जिम्मेदारी होगी। तो यही एग्रीमेंट था। अब हुआ क्या उसके बाद में जो ऑलमोस्ट सभी तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने हथियार उठा के रखे थे, उन्होंने 1987 के एग्रीमेंट के बाद में अपने अपने हथियार छोड़ दिए, लेकिन लिट्टे को छोड़ के। जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने अपने हथियार नहीं छोड़े। तो अब देखिए एग्रीमेंट के में तो ये कहा गया था कि वो इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो मनाएगा तमिल मिलिटेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, तो अब सारी जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर में आ गई। तो इंडिया ने क्या किया, वहां पे शांति स्टैब्लिश करने के लिए, जो लिट्टे को मनाने के लिए अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस यानी शांति बहाली के लिए जो सेना थी पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका के अंदर में भेजी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे लड़ाई स्टार्ट हो गई। इंडिया की फोर्सेस और इवन हमारे ही जो लोग थे तमिल मिलिटेंट्स, हमारे लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एथनिक रूप से तमिलनाडु से मिलते हैं इसलिए वो कह सकते हैं, लोग तो उन्हीं के हैं, सिटीजन तो वहीं के थे। तो लड़ाई स्टार्ट हो गई वहां पे, तो बहुत ज्यादा हमारे जवान भी शहीद हुए उस समय में। तो अब उस एग्रीमेंट को आज 30 साल हो गए। जुलाई 1987 में एग्रीमेंट साइन किया गया था, आज उस बात को 30 साल हो गए। तो अब ये आर्टिकल दो व्यूज पेश किए गए हैं, एनालाइज किया जा रहा है कि कैसा वो एग्रीमेंट था, क्या उससे फायदा क्या नुकसान हुआ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे नहीं है, लेकिन जो ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए था वो बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया। फिर भी जल्दी जल्दी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि आज न्यूज़पेपर में आया क्या है। आर्टिकल पहला जो व्यू पॉइंट है वो ये कहता है कि अपने आप में ये पहला ऐसा प्रयास था, एक प्रयास किया गया था कि जो एथनिक सिचुएशन जो काफी खराब थी, एथनिक कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन श्रीलंका में थी, कि उसको सोल्व किया जाए। और उसके बाद में दो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स थे इस एग्रीमेंट के। पहला तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि श्रीलंका में जो एथनिक वार चल रहा है उसको खत्म करना, और दूसरा जो है वो रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना तमिल प्रोविंसेस को। देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो तो आज पूरा हो गया, हालांकि बहुत साल इसको लगे, लेकिन 2009 में लिट्टे के खिलाफ वार स्टार्ट किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और वो वार जीत लिया। अब लिट्टे जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी 1987 के एग्रीमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो कह रहा था कि वो मांग कर रहा था कि तमिल प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए। क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस ऑब्जेक्टिव पे अभी तक कुछ भी खास नहीं हो सका है। डिफरेंट सरकारें आई, बाद में राजपक्से की गवर्नमेंट भी आई, अभी सिरिसेना की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी सिर्फ बातें ही कही, लेकिन अभी तक दूसरा ऑब्जेक्टिव अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है। 13th अमेंडमेंट की ये बात कर रहे हैं जिसमें तमिल प्रोविंसेस को काफी सारे ऑटोनॉमी और राइट्स देने की बात हुई थी। 1987 जब ये एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं श्रीलंका की पॉलिटी में, श्रीलंका की पॉलिटिक्स में। लेकिन एक जो है चीज कांस्टेंट है वो ये, कोई भी सरकार आई हो लेकिन वो रिलेक्टेंट है तमिल जो लोग वहां पे रहते हैं उनको राइट्स देने के लिए, ऑटोनॉमी देने के लिए। अभी तो सिरिसेना की जो गवर्नमेंट आई थी वो तमिल्स ने पूरा सपोर्ट किया श्रीलंका के अंदर में, लेकिन वो भी रिलेक्टेंट है, वो भी नहीं पास करना चाहते, वो भी नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं राइट्स वो देना चाह रहे हैं तमिल लोगों को वहां पर। ये देखिए ये पिक्चर है 1987 के इस एग्रीमेंट के बाद में जो ये सलामी ले रहे थे राजीव गांधी, तो यहाँ पे इन पे हमला भी हुआ था इस एग्रीमेंट के विरोध में। तो बाद में अगला व्यू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइंट्स म्यूचुअल हैं वो तो मैंने निकाल दिए, ये भी कुछ बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। सेकंड व्यू में ये कहते हैं कि ये आयरनी थी कि जो जयवर्धने उस समय श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, वो एक समय तो बार बार बात कर रहे थे कि इंडिया जो है वो श्रीलंका की यूनिटी, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इस तरह की बातें करने के बाद ठीक बाद श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ में, और काफ़ी जाने गई इस एग्रीमेंट के बाद में भारतीय जो पीस कीपिंग फोर्स है श्रीलंका के अंदर में हुई। और आखिरकार कुछ समय बाद जो नए प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के प्रेमदासा, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया ये एग्रीमेंट और इंडिया का रोल उसी समय समाप्त हो गया। फिर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ उस 1987 के एग्रीमेंट से। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ऑटोनॉमी देने की बात हुई थी 13th अमेंडमेंट में, वो ऑटोनॉमी अभी तक तमिल प्रोविंसेस को नहीं दी गई है। लेकिन जो भी उसके बाद में बातचीत चली, जो भी नेगोशिएशंस हुई, उसी एग्रीमेंट के तर्ज पे हुई, ये फायदा हुआ। यानी आने वाली जनरेशंस में 30 साल के अंदर अंदर में जो भी बातें हुई वो इसी एग्रीमेंट के आधार पर हुई।
आज भी तमिलनाडु जो श्रीलंका के अंदर में सरकार है वो मानती है। जैसे सिरिसेना जो अभी के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि अगर वो 1987 के एग्रीमेंट पहले पूरा कर दिया जाता तो आज जितनी जाने गई, 2009 में भी जो लिट्टे के खिलाफ में वार हुआ वो सब जाने नहीं जाती। तो ये अपने आप में बताता है कि श्रीलंका की सरकारें अभी भी मानती हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है 1987 के उस एग्रीमेंट की। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि स्पीच तो अच्छी बात है, आज 1.5 साल हो गए सिरिसेना यानी वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये स्पीच दी थी, लेकिन आज 1.5 साल बाद भी कुछ नहीं हो सका है। तो वो गुहार लगा रहे हैं जो अभी श्रीलंका की प्रेसिडेंट हैं कि आपके पास पॉपुलर सपोर्ट है कि आप जल्द से जल्द ऑटोनमी दीजिए तमिल प्रोविंसेस को वहां पे, और जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा कीजिए। तो ये जो इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी जो पूरा इशू था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे। वैसे क्वेश्चन बनाया तो नहीं है मैंने, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये एग्रीमेंट था 1987 का और क्या इसके कंसिक्वेंसेस हुए, ये पूछा जा सकता है। या फिर अगर और ज़्यादा अगर इसका दायरा हम बढ़ाएं तो ये भी पूछा जा सकता है कि किन सरकमस्टांसिस के अंदर में इंडिया ने श्रीलंका के अंदर में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी, क्यों भेजी और क्या उसके कंसिक्वेंसेस हुए। तो कंसिक्वेंसेस में आप सारी चीज़ें बता सकते हो बाद में कि भारत के बहुत सारे जवान शहीद हुए, इंडिया ने अपनी रेपुटेशन खो दी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाद में, उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं थे खैर, जब हमला हुआ था तो उन पे अटैक हुआ और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस हुए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। अगला आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। एक डिबेट चली है जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं इलोन मस्क के बीच में और फेसबुक के जो चीफ हैं मार्क जकरबर्ग के बीच में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे क्या नुकसान हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम कवर करते हैं। क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जब मशीन की सोचने की कैपेबिलिटी है, मशीन की मेंटल कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर दिया जाता है तो उस चीज़ को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल रिसेंट में ड्राइवरलेस जो कार्स हैं वो लॉन्च की गई हैं, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसी का एप्लीकेशन है ये ड्राइवरलेस कार्स। एक बेसिक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, जब बोलने में सक्षम नहीं हो पाता तो कैसे वो बोलना सीखता है। वो बड़ों को देखता है कि बड़े किस प्रकार से बोल रहे हैं, तो बच्चा बोलने की कोशिश करता है, फिर देखता है, समझता है कि नहीं मैं गलती कर रहा हूं, वो फिर से अपने आप को इंप्रूव करता है, फिर भी उसे लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं, वो फिर से बड़ों को सुनता है। इस प्रकार से देखते देखते हिट एंड ट्रायल से अपनी गलती सुधार कर करके बच्चा सीख जाता है एक दिन बोलना। ठीक उसी प्रकार से मशीनों के साथ में ऐसा होता है। ऐसा एल्गोरिथम फिट कर दिया जाता है मशीनों के अंदर में, धीरे 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 वो हिट एंड ट्रायल से सीख जाते हैं, सोचना सीख जाते हैं। और बाद में अब जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल है, अब पिछले दिनों कुछ ऐसी खबर आई थी कि आजकल जो जापान में जो मशीनें हैं वो लीगल ओपिनियन भी देने लगी हैं कोई केस से रिलेटेड। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले फिट कर दी गई, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल लगाए, धीरे धीरे मशीन के अंदर को मशीन की कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर दिया और मशीन अब लीगल ओपिनियन दे पाने में सक्षम हो पाई। तो अब जो फेसबुक कंपनी के जो चीफ है मार्क जकरबर्ग वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो लाइफ है वो आसान हो जाएगी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस को हम आज अपनाते हैं अपनी लाइफ में। तो दूसरी तरफ इलोन मस्क जो टेस्ला कंपनी के चीफ हैं ये कहते हैं कि अगर आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस को रेगुलेट नहीं किया गया तो पूरी धरती पर मशीनों का कब्जा हो जाएगा। तो कौन सही कौन गलत है यहाँ पे? देखिए, एक जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ में वो तो ये है कि जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ले जाएगा अगर ये टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जितनी ज़्यादा आएंगी। अब जैसे ड्राइवरलेस कार्स मान लीजिए आएंगी तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स की जॉब चली जाएंगी। तो एक तो ये रीजन है कि जॉब्स काफ़ी ज़्यादा चली जाएंगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन इसके खिलाफ में काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आता है? अगर मान लीजिए जॉब्स जा रही हैं तो नई जॉब्स पैदा भी तो हो रही है ना, तो ये आर्ग्यूमेंट तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। दूसरा जो इलोन मस्क का आर्ग्यूमेंट है वो ये कहते हैं कि ट्रेडिशनली हमारी सोच क्या होती है, जब तक कोई टेक्नोलॉजी डिजास्टर ना हो जाए हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसको रेगुलेशन नहीं करते। अब जिन मशीन्स की हम मेंटल कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं उसमें से मान लीजिए किसी एक भी मशीन ने डिफाई कर दिया, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिफाई कर दिया, अपने मास्टर्स को डिफाई कर दिया, तो पूरी डिजास्टर में वो चीज़ बदल सकती है और फिर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो पहले से हमें रेगुलेट करनी चाहिए जो भी ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है इसको, ताकि बाद में ये आगे जाके बहुत ज़्यादा खतरा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ना करें। तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? पेपर 3 में इसकी यूटिलिटी हो सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक लाइन की डेफिनेशन दे दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस भी बताइए, एग्जांपल्स के साथ में इसे डिफाइन कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है लाइक द अदर टेक्नोलॉजीज, दूसरी टेक्नोलॉजीज की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है इसकी भी एक डार्क साइड है और रेगुलेशन की आवश्यकता है। डिस्कस करना है आपको ये पूरी चीज़। आजकल यूपीएससी क्या करती है, प्रॉपर ढंग से डिफाइन करने लगी है कि पहला जो पार्ट है वो 5 मार्क्स का है और दूसरा जो पार्ट है वो 7.5 मार्क्स का है।
तो आप इसी हिसाब से आंसर कीजिए, जितनी मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स एलोकेट किए हैं यूपीएससी ने, उतना ही कीजिए। अगला आर्टिकल चेन्नई के अंदर में एक एरिया है इन्नोर क्रीक, उससे रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1000 एकड़ का जो एरिया है इन्नोर क्रीक का, वो डाइवर्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहां पे एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को बनाया जाएगा और बूस्ट किया जाएगा। आर्टिकल इस चीज का विरोध कर रहा है। आर्टिकल कहता है कि वहां पे देखिए वो ऐसा एरिया है जहां पे 2 छोटी नदियां आके मिलती हैं। हालांकि पूरा साल पानी नहीं रहता इस एरिया के अंदर में, लेकिन फिर भी जब फ्लड आ जाती है, रिवर्स में जब पानी बढ़ जाता है बारिश के समय में, या समुद्र में भी पानी का स्तर है अगर बढ़ जाता है, तो ये एरिया एब्जॉर्ब कर लेता है उस सभी पानी को, यानी डिजास्टर से बचाता है। वैसे भी चेन्नई के अंदर में पिछले 2-3 सालों में काफी सारी डिजास्टर्स आई हैं, जैसे बाढ़ भी आया, तूफान भी आया। तो सरकार को इस चीज से सबक लेना चाहिए। जब फ्लड आया था चेन्नई के अंदर में, तो दोष दिया गया लोगों को कि वो फ्लड प्लेन्स में रहते हैं, इसी वजह से वो बाढ़ का शिकार हुए। लेकिन बड़े लेवल पे गवर्नमेंट फ्लड जो प्लेन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है, उस पर गवर्नमेंट बचना चाहती है। और गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट ये दिया कि ये फ्लड प्लेन्स की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर ये फ्लड प्लेन्स है ही नहीं, जबकि ये आर्गुमेंट्स अपने आप में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा आर्गुमेंट ये भी कहता है कि जो एरिया है वो इन्नोर क्रीक का, वो आइसोलेट करने का काम करता है, एक्विफायर को बचाता है। मान लीजिए देखिए ये समुंदर है, यहाँ पे समुंदर है, और ये यहाँ पे जो एरिया है इन्नोर क्रीक का जिसकी बात कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि यहाँ पे एक्विफायर है। तो ये जो एरिया है वो आइसोलेट कर रहा है, समुद्र के पानी को एक्विफायर से मिलने से रोकता है। काफी अहम इंपॉर्टेंस है इस पूरे क्रीक की, और गवर्नमेंट इसको डाइवर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, चेंज ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। बाद में तो काफी सारी और भी बातें बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए मेनली 3-4 बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड की देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब डायरेक्टली इन्नोर क्रीक पे क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी में, वेटलैंड पे क्वेश्चन आ सकता है, क्रीक पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रीक होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे जो वेटलैंड है वो बचा के रखते हैं, एनवायरमेंट की एस्थेटिक वैल्यू हो या फिर दूसरे तरह की वैल्यूज हो, एक्वाफायर को फिल करते हैं, कार्बन को सोखते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आंसर्स में लिखनी है। एथिक्स का जो क्वेश्चन है आज मैं आंसर राइटिंग जो पोस्ट करूंगा वेबसाइट में वहां पे डाल दूंगा, अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है थोड़ा, क्योंकि अभी मुझे जाना था, थोड़ा जल्दबाजी में आज मैंने डिस्कशन करी लेकिन छोड़ी नहीं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।